वेलकम टू एमएच एजुकेशन। कक्षा 6 से 12वीं क्लास तक की सभी एनसीईआरटी की पुस्तकों का हम अध्ययन करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस तरीके से हम कक्षा 6 की सभी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12वीं क्लास तक जो कि रीट, पटवार या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन सभी में काम आती हैं। ये सब पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो हम पहले ही पाठ से अध्ययन करेंगे। हम लेते हैं हमारा कक्षा 6 का इतिहास की पुस्तक, सामाजिक विज्ञान की इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है, हमारे अतीत भाग 1, जो कक्षा 6 के लिए हैं। इससे हम शुरुआत करते हैं। इसके हम सभी अध्यायों का अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 की सभी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद में इस तरीके हम कक्षा 7 को लेंगे, फिर 8 को लेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। सो शुरू करते हैं हम कक्षा 6 की पहली जो पुस्तक है हमारी इतिहास की, हमारे अतीत भाग 1। पहला पाठ अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि यहाँ कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो पता कैसे लगाएं? ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमें आखे टकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र एक प्रश्न संख्या 2 पर है। मैं नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलिए हम पता लगाते हैं, नक्शे को देख कर के आते हैं, मैप को देख कर आते हैं। इस मैप में आप मध्य में जो कि सर्कल ग्रीन कलर से किया हुआ है, आप देख सकते हैं नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी कहाँ है, हमने इसको देख लिया है। चलिए वापस टेक्स्ट पर चलते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब किसी चीज़ को कलेक्शन करने वाले, इकट्ठा करने वाले। वो क्या इकट्ठा करते थे? आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी वहाँ के फल फूल मेवे वगैरह जो हैं उनसे वो परिचित थे, उनको जानते थे अच्छी तरह से। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब हमें क्या करना है, उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ उनका पता लगाना है कि वो कहाँ पर है। चलिए हम फिर से दोबारा मैप देखते हैं और पता लगाते हैं कहाँ है। देखिएगा, इधर हमने उत्तर पूर्व में किरथर और सुलेमान पहाड़ियों को रेड कलर में हाईलाइट कर रखा है। आप देख सकते हैं, आप एक निगाह से देख लीजिएगा ये कहाँ है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब प्रश्न एग्जाम पूछा जा सकता है कि गेहूं और जौ की जो फसलें हैं वो सबसे पहले लोगों ने उपजाना शुरू किया, वो किस क्षेत्र में किया? तो उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं ना, उस क्षेत्र में उन्होंने गेहूं और जो जौ की फसल है उसको उगाना आरंभ किया। साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, भेड़, बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को पता लगाओ। चलिए हम नक्शे को देख के आते हैं। उत्तर पूर्व में हमें गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ देखनी है। तो आप देखेंगे विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पर जो हमने जो पिंक कलर से इसको रेड हाईलाइट कर रखा है। अब देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे गारो पहाड़ियाँ शो कर रखी है और विंध्य पहाड़ियाँ आप मध्य में देख सकते हो, जो कि पहले हमने नर्मदा नर्मदा नदी देखी थी उससे पहले ही। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ जो हैं ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो ये पूछेंगे कि सबसे पहले चावल किस क्षेत्र में उपजाया गया, तो गारो तथा मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ उन क्षेत्रों में चावल को उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है।
साथ ही में देखना है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करना है। चलो हम देखते हैं, मानचित्र को दोबारा देखते हैं और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हम जानते हैं। एग्जाम प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि निम्न में से सिंधु नदी की सहायक नदी है या सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। इसीलिए हमें ध्यान से देखना है कि सिंधु नदी क्या है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। चलिए हम मैप को एक बार देख के आते हैं। थोड़ी देर पहले हमने किरथर और सुलेमान पहाड़ी देखी थी, उसके जस्ट पास में ही देखा, अब नीचे की तरफ देखेंगे जो कि ग्रीन कलर में इसको हाईलाइट कर रखा है सिंधु नदी को। अब सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको भी हमने हाईलाइट कर रखा है, जैसे झेलम नदी है, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और व्यास नदी। ये सभी नदियां जो हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। इसीलिए हमें इसको ध्यान से देखना चाहिए कि सिंधु नदी की सभी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास। मैं इसको बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम बन सकता है कि सिंधु नदी की इनमें से कौन सी सहायक नदी है या फिर नहीं है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, लगभग 4700 वर्ष पूर्व। अब ये भी तिथि हमने क्यों अंकित कर रखी है, इसको हाईलाइट क्यों कर रखा है, आपको पता चलेगा आखिरी तक बढ़ने तो आगे लेसन को। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे गंगा व इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, हमें मालूम करना चाहिए ये गंगा। अच्छा, हम इससे नीचे आते हैं, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये प्रश्न पहले वीडियो के एग्जाम, जो वीडियो का मेन एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है कि गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी है। तो उसमें ऑप्शन सही था सोन नदी। उसने 4 ऑप्शन दिए थे कि जो गंगा की सहायक नदी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमें पता, देखो इसी छठी क्लास से प्रश्न आ गया था वीडियो के मेन एग्जाम में। अब देख लीजिए आप एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमें पता रहना चाहिए कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मगध का जो प्राचीन काल में मगध कहते थे, वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। तो बिहार का प्राचीन नाम पूछ सकते हैं मगध, अगर मगध का नवीनतम नाम पूछा जा सकता तो बिहार आंसर बनेगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मगध का वर्तमान नाम क्या है, तो बिहार है। प्राचीन काल में मगध, जिसको कि हम वर्तमान में बिहार नाम से जानते हैं, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। मानचित्र एक दक्षिण एशिया, जो कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशाल तथा बाकी एशिया की जो समुद्र, पहाड़ियां हैं तथा पर्वत हैं उनमें बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप हम कहते हैं। हमें ये अतिरिक्त जानकारी भी देखना चाहिए। चलिए हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा के लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए चाहती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिला में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। चलो देख के आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मानचित्र एक बार फिर से। देखिए आप इस मानचित्र का अच्छी तरह से अध्ययन करें, काफी महत्वपूर्ण है ये। इस मानचित्र में देखिए पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वैसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक सांस्कृतिक जो परंपरा है उनको समृद्ध किया।
कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाएं। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदुस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को जो है इंडिया कहा। भारत नाम भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद में मिलता है। तो ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत की जो आरंभिक कृति है उसका नाम क्या है? ऋग्वेद है। बाद में इसका प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा। चलिए पहले हम इधर साइड में क्या लिखा उसको पढ़ते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के वृक्ष जो पत्ते होते हैं उनको काट करके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध देते थे, और जो भुर्ज पेड़ की छाल होती है उसी से एक पांडुलिपि जो है, यहाँ पे चित्र बता रखा है उसको आप देख सकते हैं। ये एक पत्र है भुर्ज पेड़ की छाल का, जिस पर क्या है कि एक पांडुलिपि लिखी गई है। अब पांडुलिपि क्या होती है इसको हम जानते हैं, और यहाँ पर भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ, देखिएगा। तो अतीत के बारे में जाने कैसे? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका होता है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अच्छा, पांडुलिपि क्या होती है? ऐसी पुस्तकें जो हाथों से लिखी जाए पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए एक प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट है। अब ये आपकी जो है कंपटीशन एग्जाम पूछा जा सकता है कि पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्दावली क्या है। अगर वो अंग्रेजी से हिंदी पूछे, हिंदी से अंग्रेजी पूछे, अगर मैन्युस्क्रिप्ट दे तो हमें पांडुलिपि तलाश करना है, पांडुलिपि पूछे तो मैन्युस्क्रिप्ट अंग्रेजी का शब्द तलाश करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपने देखा होगा हिंदी का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी का हिंदी पूछा जा सकता है, वाइस वर्सा भी होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द के मेनू, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ से है, निकला है। ये पांडुलिपियाँ मतलब जो हाथ से लिखी गई, प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से, जो कि नीचे बता रखा है ना आपको चित्र, के विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ तो जिनको कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती हैं। इनके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों को भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों की जो है अन्य स्त्री पुरुष जो है उनके कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाते लोग। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में जो अर्जित विजयों का उल्लेख यानी लेखा जोखा भी इसमें किया करते थे। चलिए हम साइड में क्या लिखा उसको पढ़ के आते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, जो कि चित्र बता रखा है, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो अशोक का जो उत्कीर्णित आदेश है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमें कंधार से मिला है, और कंधार वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान में। इस अध्याय के विषय में तुम और ज़्यादा जानकारी कक्षा 8 में पढ़ोगे। हालांकि कक्षा 8 में नहीं, अध्याय 8 में पढ़ेंगे। इसी पुस्तकों में पढ़ेंगे कक्षा 6 की अध्याय नंबर 8 जो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो आपको जानकारी मिलेगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये आपके रीट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिपि क्या होती है और भाषा क्या होती है। दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। लिपि से क्या तात्पर्य है, लिपि से निम्न में से क्या तात्पर्य है, भाषा इनमें से क्या तात्पर्य है। तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, यानी लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है और बोलने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है।
लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है, जबकि हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरिमाइक नामक दो लिपियों तथा भाषाओं में लिखा हुआ है। अच्छा, अब हमें पूछा गया है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लिखवाने के क्या कर लाभ थे और क्या क्या कठिनाइयां उनमें पड़ती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त जो पात्र है उस पात्र का चित्र बता रखा है, आप देखिएगा। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं यानी सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे, एक पुराना चांदी का सिक्का बता रखा है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। अब देखो सिक्के का आकार क्या है। हमारे द्वारा आज के प्रयोग में होने वाले सिक्कों में ये किस प्रकार भिन्न है, आप जानते हो ना कि वर्तमान में सिक्के जो आते हैं वो गोलाकार होते हैं और उस पर हम जानते हैं कि अशोक स्तंभ से लिया गया सत्यमेव जयते जिस पर लिखा होता है वो अंकित होता है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियां, अच्छा पांडुलिपि के लिए हमने क्या शब्द देखा था अंग्रेजी के लिए, आप पता करके बताइए। पांडुलिपि के लिए हमने इस्तेमाल किया था मैन्यूस्क्रिप्ट, याद आया ना। अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का उपयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको पुस्तक का चित्र बताया था। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत जो शब्द है बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए कर दिया गया है कि अलग अलग समूह के लिए लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज हम अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ करके, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान होते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। कहाँ करते थे पता है आपको। वो उत्कीर्णित करवाते थे, यानी किसी कठोर चीज पर या धातु पर लिखवाते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। कैसे जानते हैं, क्योंकि हमें उत्कीर्णित जानकारी मिलती है, उन पर खुदी हुई जानकारी मिलती है अभिलेखों पर। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष बाकी है। तिथियों का क्या मतलब होता है, चलिए जानते हैं। अगर आपसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद किसी उस दिन की तारीख बता दोगे, महीना बता दोगे या वर्ष बता दोगे, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई एक अन्य वर्ष आप बता दोगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां सभी ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हमने 2000 को अपना आरंभिक बिंदु माना है और वहीं से हमने शुरू किया है। वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख हम इसी के माध्यम से करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में ईसा पूर्व जिसको हम कहते हैं का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी कहते हैं लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी समय से। कभी कभी हम एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है।
हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का जो उपयोग है वो सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग भी होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। प्रश्न 3 पर 2 तिथियां अंकित हैं, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर का समूह प्रयोग करोगे? मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था रेड कलर में, याद कीजिएगा वो सन क्या थे। चलिए आपको प्रश्न 3 पर ले जाता हूँ वापस से। जी हाँ, याद आया आपको? 47 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, इन दोनों को हाईलाइट कर रखा है। मतलब ये बात वहां पूछी गई थी, मैंने कहा ना आपको आगे काम में आएगा। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सत्रों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषा का प्रयोग हुआ है। लिपि क्या होती है और भाषा क्या होती है? लिपि जो लिखी जाती है, भाषा जो बोली जाती हैं। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह जान पाते हैं कि क्या लिखा था। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह राजा रानी यहाँ रहते थे। अब देखिए क्या, PTOLMIIS, ये इन संकेतों के माध्यम से हम लेटर को जानते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख में 3 भाषाएं लिखी हुई है। और लिपियाँ यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ यूनानी विद्वान भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुमने देखा होगा, यहाँ एल अक्षर के लिए एल लोयन शेर तथा ए अक्षर चिड़िया के लिए प्रयुक्त बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से इन अभिलेखों को पढ़ सके। चलिए, हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी का नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पहले। और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पहले। चलो याद करते हैं इसको। निम्नलिखित को सुमेलित करो। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको सुमेलित हमने कर रखा है। नर्मदा घाटी क्या है? आखेट तथा संग्रहण है। मगध के लिए हमने मगध को मैच करेंगे अपन पहला बड़ा राज्य से। गारो पहाड़ियों को मैच करेंगे अपन आरंभिक कृषि से। इसी के साथ में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो है वो प्रथम नगर कहलाएगी। और गंगा घाटी जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ मैंने आपको बताई है, हाईलाइट की है, उनसे आप नोट्स बना सकते हैं। तो चैप्टर को ध्यान से पढ़ने के लिए शुक्रिया। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम में आने के लिए हैं। सो इसका अगला भाग, अगला चैप्टर बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।